नमस्कार। कभी सोचा है कि संसद में पास होने के बाद कोई बिल आखिर कानून का रूप लेता कैसे है, या फिर सरकार जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है वो देश के खजाने से पैसा निकालने की इजाजत उसे कैसे मिलती है। चलिए आज समझते हैं हमारे संविधान के इन्हीं दिलचस्प पहलुओं को, राष्ट्रपति की मोहर से लेकर देश की तिजोरी तक, यानी आर्टिकल 111 से 115 तक। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या जैसे ही कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है वो कानून बन जाता है? शायद हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव अभी बाकी है, और हमारी चर्चा की शुरुआत वहीं से होती है। आज की हमारी यात्रा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम एक बिल के कानून बनने के सफर को देखेंगे, फिर सरकार के सालाना हिसाब किताब यानी बजट को समझेंगे, उसके बाद खर्च की मंजूरी का पूरा साइकिल देखेंगे, और अगर बजट कम पड़ जाए तो क्या होता है ये भी जानेंगे। साथ ही परीक्षा के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स, और आखिर में ये समझेंगे कि देश के पैसे पर संसद का कंट्रोल क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिल से कानून का सफर। अब देखिए, जैसे ही कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है वो सीधा पहुंचता है राष्ट्रपति की मेज पर, और यहीं से शुरू होता है आर्टिकल 111 का खेल, जहां राष्ट्रपति की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अब राष्ट्रपति के सामने आप कह सकते हैं 3 रास्ते होते हैं। पहला और सबसे सीधा रास्ता, वो बिल पर अपने दस्तखत कर दें, अपनी सहमति दे दें और बस बिल बन गया कानून। दूसरा, वो अपनी सहमति देने से मना कर दें, मतलब बिल वहीं खत्म। और तीसरा रास्ता थोड़ा दिलचस्प है, वो बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है तो एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने बिल वापस भेजा और संसद ने चाहे उसमें बदलाव करके या बिना किसी बदलाव के उसे फिर से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति के पास कोई और चारा नहीं बचता, उन्हें उस पर साइन करना ही होगा। वो इसे दोबारा नहीं रोक सकते। और इसी से जुड़ी एक बहुत मजेदार पावर है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। देखिए, हमारा संविधान ये तो कहता है कि राष्ट्रपति बिल पर फैसला लेंगे, पर ये नहीं बताता कि कितने दिन में लेंगे। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वो बिल को न तो हाँ कहते हैं न ना, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। अच्छा, तो ये तो हुई बिल को कानून बनाने की बात। अब जरा गियर बदलते हैं और चलते हैं देश की तिजोरी की तरफ, मतलब सरकार के पैसे के हिसाब किताब की ओर। और इसका जिक्र शुरू होता है आर्टिकल 112 से, जो हमें उस चीज से मिलवाता है जिसे हम सब अपनी आम भाषा में बजट कहते हैं। यहाँ एक मजेदार फैक्ट है, हम सब बजट बजट करते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जी हाँ, इसकी जगह जो शब्द है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 कहता है कि हर साल राष्ट्रपति सरकार की तरफ से संसद के सामने आने वाले साल का अनुमानित कमाई और खर्च का पूरा कच्चा चिट्ठा रखवाएंगे। अब सरकार जो भी खर्चा करती है ना, उसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा है वोटेड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड वाले खर्चे पर संसद में बहस तो हो सकती है, पर वोटिंग नहीं होती, जबकि वोटेड वाले खर्चों पर लोकसभा को बाकायदा वोट करके ही मंजूरी देनी पड़ती है। उसे कम भी किया जा सकता है या मना भी। तो सवाल उठता है कि ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर यानी भारत व्यय आखिर है क्या? इसमें आते हैं कुछ बहुत ज़रूरी खर्चे, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, सीएजी की सैलरी, और सरकार ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज। अब सोचिए, इन्हें वोटिंग से बाहर क्यों रखा गया है? ताकि ये महत्वपूर्ण पद बिना किसी राजनीतिक या वित्तीय दबाव के आज़ादी से अपना काम कर सकें। चलिए अब उस प्रक्रिया को समझते हैं जिससे सरकार को देश का पैसा खर्च करने का लाइसेंस मिलता है, और ये लाइसेंस मिलता है आर्टिकल 113 और 114 से। इसी को कहते हैं संसद की पावर ऑफ द पर्स, यानी देश के खजाने पर असली कंट्रोल की शक्ति। इस पूरी कहानी का हीरो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि। इसे समझिए देश का मेन बैंक अकाउंट। सरकार को टैक्स से, लोन से, जहां से भी पैसा मिलता है वो सब यहीं जमा होता है। और नियम बहुत सख्त हैं। इस अकाउंट से एक भी रुपया बिना संसद की इजाजत के नहीं निकाला जा सकता। तो प्रोसेस क्या है?
बहुत सिंपल है। पहले बजट पेश होता है, फिर अलग अलग मंत्रालय अपनी अपनी ज़रूरतें बताते हैं, जिन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। इन मांगों पर लोकसभा में वोटिंग होती है। जब ये सब पास हो जाता है तो इन सब को मिलाकर एक फाइनल बिल बनता है, एप्रोप्रिएशन बिल। और जब ये बिल पास होके कानून बन जाता है, तभी जाकर सरकार को खजाने की चाबी मिलती है। आर्टिकल 114 की ये एक लाइन लोकतंत्र में फाइनेंशियल कंट्रोल का सबसे बड़ा आधार है। साफ साफ लिखा है, कानून के द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। मतलब नो कानून नो पैसा। एकदम सिंपल। अब देखिए, जिंदगी में और बजट में सब कुछ प्लान के हिसाब से तो नहीं चलता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि साल के बीच में ही पैसा कम पड़ जाता है, या अचानक कोई ऐसा नया खर्चा सामने आ जाता है जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो ऐसे में क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 115 की। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री को बजट में 500 करोड़ मिले, लेकिन बीच साल में एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट आ गया जिसके लिए 50 करोड़ और चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब आर्टिकल 115 में छिपा है। आर्टिकल 115 में 3 तरह के एक्स्ट्रा ग्रांट्स का जिक्र है। पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट, मतलब जब दिए हुए पैसे कम पड़ जाएं। दूसरा है एडिशनल ग्रांट, मतलब किसी एकदम नए काम के लिए पैसा चाहिए। और तीसरा है एक्सेस ग्रांट, ये तब होता है जब गलती से ज्यादा खर्च हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन तीनों के लिए भी वही पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, मतलब फिर से संसद की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। तो जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्विक रिवीजन हो जाए। फटाफट देखते हैं कि इन आर्टिकल्स की की पॉइंट्स क्या हैं। तो याद रखिए, आर्टिकल 111 मतलब राष्ट्रपति की सहमति और वीटो। 112 मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमारा बजट। 113 ये है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का प्रोसीजर। 114 से मिलता है पैसा निकालने का अधिकार एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए। और 115 है एक्स्ट्रा खर्चों के लिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये सब इतने जटिल नियम कानून आखिर बनाए क्यों गए हैं? इनका हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ कुछ प्रोसीजर नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है जो सरकार को जवाबदेह बनाती है। इस पूरी व्यवस्था का सार एक लाइन में ये है, सरकार सिर्फ पैसे का प्रस्ताव रख सकती है, मंजूरी देने का हक सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। यानी जो सरकार चला रही है उसे हमेशा उन लोगों से पूछना होगा जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता का पैसा जनता के नुमाइंदों की इजाजत के बिना खर्च नहीं हो सकता।